वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर पे हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस उसकी स्टैंजा वाइज समरी को जानेंगे। साथ में ही हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी थीम, इसकी विषय कौन सी। मैन एंड मेटेरियलिज्म, व्यक्ति और भौतिक बाध्यता। मैन्स रिलेशनशिप विद नेचर, प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध। कमिटमेंट टू वर्ल्डली विजडम, सांसारिक व्यापार के साथ व्यक्ति किस तरीके से कमिटेड होता है वो भी दर्शाया गया इस पोएम में। लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की हानि। डिविनिटी इन नेचर, प्रकृति में देवता के दर्शन, देव प्रकट के दर्शन। नेचर प्योरिफाइज करप्टेड एंड डिस्ट्रेस्ड स्पिरिट्स एंड माइंड्स, प्रकृति जो भ्रष्ट और जो परेशान, जो डिस्ट्रेस, निराशावादी जो आत्मा होती है, जो दिमाग होते हैं, या जहाँ पूरी तरीके से हम डिस्टर्बेंस को प्राप्त करते हैं, किस तरीके से प्रकृति उनको प्योरीफाइज करती है, उनको पवित्र बनाती है। सबसे पहले जानते हैं इसका जो फर्स्ट स्टैंड है, इसके फर्स्ट स्टैंडा को हम ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव जो कि 8 लाइन का होता है, और ऑक्टेव को हमने 2 स्टैंडास में डिवाइड किया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये फर्स्ट स्टैंड है ऑक्टेव का। इन द फर्स्ट स्टैंडा विलियम वर्ड्सवर्थ डील्स विद द इविल इंपैक्ट ऑफ ग्रोइंग मेटेरियलिज्म। फर्स्ट स्टेम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो भौतिक बाध्यता जो बढ़ती जा रही है उसके बुरे प्रभाव को डील करता है, व्यक्त करता है। कि पासेस सेटायर ऑन वर्ल्डली, वे सांसारिक लोगों के ऊपर एक व्यंग भी कसता है। दे गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू मनी देन टू मैन, वे मनुष्य से कहीं ज्यादा पैसे को कहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। दे रिगार्ड मनी नो गॉड, वो मनी को रिगार्ड करते, रेस्पेक्ट करते हैं बजाय गॉड के। ऑल द टाइम दे थिंक ओनली अबाउट अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी, हर वक्त वे पैसे को कमाने और खर्च करने के बारे में ही सोचते हैं। इन प्लेस ऑफ डूइंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, क्रिएटिव माने रचनात्मक, रचनात्मक कार्यों की के स्थान पर दे वेस्ट देयर एनर्जी इन कलेक्टिंग मीन्स ऑफ फिजिकल कंफर्ट विच कैन नॉट गिव अस ट्रू जॉय ऑफ माइंड, वे अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को बर्बाद करते हैं इकट्ठा करने में। किसको? जो शारीरिक कंफर्ट से संबंधित जितने भी साधन है उनको जुटाने में अपनी एनर्जी लगा देते, बजाय रचनात्मक कार्य करने के। विच कैन नॉट गिव अस ट्रू जॉय ऑफ माइंड, और ये जो फिजिकल कंफर्ट्स के जो साधनों के जुटाने जो लगाया जाता है वो कभी उन्हें ट्रू जॉय नहीं दे सकता, यानी उन्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकता। वी नेग्लेक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो हम हमेशा प्रकृति की सुंदरता को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं देते हैं। विच कैन फिल आवर माइंड विद ट्रू जॉय, जो हमारे दिमाग को एक सच्ची खुशी से भर सकता है। इट में टीच मॉरल लेसन आल्सो, इस तरीके से प्रकृति हमें एक नैतिक शिक्षा भी देती है। बट अनफॉर्चुनेटली देयर हार्ट्स आर लॉस्ट इन मीन वर्ldly pleasure, दुर्भाग्यवश उनके दिल सांसारिक जो खुशियों की जो छोटे छोटे साधन है उसमें खो चुके हैं। द पोएट बीइंग ए सीरियस सोशल थिंकर, कवि एक सामाजिक विचारक होने की वजह से वांट्स हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को सचेत करता है टू गेट इट ऑफ दिस इविल ऑफ मेटलिज्म, तो भौतिक बाध्यता की इस बुराई से वो मुक्त हो जाए। विच विल लीड टू ब्रोकन हार्ट्स विद फ्रस्ट्रेटेड माइंड, जो हमेशा उनको निराशा दिमागों के साथ उनके दिलों को तोड़ता है। यानी हमें मेटलिज्म के साथ केवल हमारे उसमें दिल टूट जाता है और हमारा दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, निराशा से भर जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए वो हमें चेतावनी भी देता है इस कविता की जगह। सेकंड स्टैंजा ऑक्टेव का, जो कि 4 लाइन का। इन द सेकंड स्टैंजा विलियम वर्ड्सवर्थ ड्रॉज एन अट्रैक्टिव वर्ड पिक्चर ऑफ द सी इन मूनलाइट। इस सेकंड स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ चंद्रमा की रोशनी में समुद्र की बहुत ही सुंदर तस्वीर को, एक अट्रैक्टिव तस्वीर को ड्रॉ करता, खींचता है, चित्रण करता है। द फुल मून हैज इट्स रिफ्लेक्शन, कहता है पूरा चंद्रमा अपना एक रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब रखता है। दैट द सी हैज डिस्क्लोज्ड हर बॉटम टू हर लवर द मून, समुद्र जो अपने बॉसम को, अपने हर्ट को अपने प्रेमी चंद्रमा के प्रति खोलकर रख देता है। यानी किस तरीके से चंद्रमा और जो समुद्र है, तो समुद्र ने अपने हर्ट को, क्योंकि समुद्र का प्रेमी कौन है? चंद्रमा है, तो ऐसा लगता है कि उसने चांद की रात में समुद्र ने अपने हर्ट को उसके सामने खोल दिया हो। इट इज ए काम, ये शांत एंड क्वाइट नाइट, और पूरी तरीके से शांत
रात नजर आती है। द winds that were highly noisy in the day, दिन में वो जो हवाएं हमेशा शोर मचाती हैं, have lost their speedy, आज वो अपनी गति भी खो देती है, नॉइज मोशन, और अपने शोरगुल वाली गति को भी खो देती है। द फ्लावर्स दैट appear dancing anybody, फ्लावर्स जो नजर आते हैं डांस करते हुए anybody, कभी भी, और किसी को भी डांस करते हुए नजर आ जाते हैं, बट बीइंग मटेरियल, लेकिन भौतिकवादी होने के कारण वी फेल टू एंजॉय इवन दिस ब्यूटी ऑफ नेचर, हम प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करने में असफल हो जाते हैं, आनंद उठाने में असफल हो जाते हैं। ओनली द शाइन ऑफ गोल्ड में अट्रैक्शन, केवल हमें जो सोने की जो चमक है, केवल वही हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। थर्ड स्टैंजा, ये थर्ड स्टैंजा सेस्टिक होता है 6 लाइन का, इसको हमने थर्ड स्टैंजा का नाम दिया है। इन द सेस्टिक वर्ड्सवर्थ डज नॉट लाइक ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ हिज कंट्रीमैन, इस सेस्टिक में वर्ड्सवर्थ पसंद नहीं करते अपने देशवासियों का ज्यादा से ज्यादा भौतिकवादी होना। He does not understand why spiritualism provokes him to leave Christianity, वे समझ नहीं पाते कि क्यों आध्यात्मिकता उनको क्रिश्चियनिटी को छोड़ने के लिए प्रवोक करता है, मजबूर करता है। कि विशेष टू बी पैगन, वे क्या होना चाहते हैं, वो एक पैगन बनना चाहते हैं। एक पैगन का मतलब होता है एक वो पुराना धर्म जिसमें बहुत सारे देवता शामिल होते हैं। ए वर्शिपर और नेचर, और वो प्रकृति के पुजारी बनना चाहते हैं। इट इज एन आउटडेटेड रिलीजन, एक ऐसा रिलीजन है जो आउटडेटेड हो चुका है, जो बहुत पुराना है। फॉर मॉडर्न पीपल वर्शिप गोल्ड इन प्लेस ऑफ नेचर, डज फील लॉनलीनेस एट एनी प्लेस, आधुनिक लोग पूजा करते किसकी, सोने की, इन प्लेस ऑफ, नहीं वो प्रकृति की पूजा नहीं करते, बल्कि किसकी पूजा करते हैं, सोने चांदी की लोग पूजा करते हैं। डज फील लॉनलीनेस एट एन, और यही चीज उन्हें किसी भी स्थान पर हमेशा अकेलापन महसूस कराती है। When he visits a widow, जब वह घास के मैदान को देखते, he feels so many gods and goddesses are present in trees, mountains and rivers, वे बहुत सारे देवता गणों को और देवियों को पेड़ों के अंदर, पर्वतों के अंतर्गत और नदियों के अंदर उनकी मौजूदगी को देखते हैं, महसूस करते हैं। When he stands at the sea, so जब वो समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, he imagines, वह कल्पना करते हैं, that Proteus, क्योंकि एक समुद्री गॉड, एक समुद्री भगवान is present in the rising waves of the sea, वो देखते हैं किस तरीके से समुद्र की उठती हुई लहरों में उन्हें प्रोटेंट, एक समुद्री गॉड नजर आता है। एंड द ओल्ड गॉड टाइटन, एक पुरानी देवता टाइटन, इज ब्लोइंग द his counsel sail to calm down the restless vicious waves of the sea, वो कहते हैं किससे, गुस्से में आने वाली जो लहरें हैं, किसकी, समुद्र की, जो बेचैन हो जाती है, कहते हैं उसके गुस्से को शांत करने के किस तरीके से जो टाइटन है, जो गॉड है, वो अपना शंख बजाकर उनको शांत करता है। जब उसकी शंख को वो सुनते हैं तो समुद्र की जो गुस्से वाली जो लहरें वो शांत, इस तरीके से वो उन देवता को महसूस करता है, जब वो पैगन के रूप में पैगन के धर्म को अपनाने की बात करता है। इस पॉइंट में देखते हैं कि इमेजरी क्या है। प्रोटियस, प्रोटियस एक सी गॉड है, समुद्री भगवान है। द सन और नेपच्यून, जो नेपच्यून का बेटा है। द रूलर ऑफ द ओशन, जो समुद्र का शासक है। टाइटन, ओल्ड गॉड, जो कि पुराना भगवान है। हैविंग पावर टू काम डाउन द फ्यूरी एट द सी, ब्लोइंग ऑफ कॉन्सियस, जब कॉन्सियस सेल्फ यानी जो शंख को जब वो बजाता है समुद्र के अंदर, तो समुद्र का जो गुस्सा होता है उसको वो शांत करने की पावर उसके अंदर होती है। टाइटन की तो इमेजरी ने बहुत ही खूबसूरत इमेजरी को प्रस्तुत किया है इसमें। मिथ मेकिंग, द सी इज ब्लवर्ड ऑफ द मून, समुद्र को मून का, चंद्रमा का ब्लवर्ड कहा गया है। द पोइट मेक्स ए मिथ ऑफ द सी, और कभी यहाँ पर एक कहानी बताता है एंड मून, समुद्र और चंद्रमा की। ही इंट्रोड्यूसेस द विंड्स हॉलिंग एट ऑल आवर एंड फ्लावर्स अप गैदर टू स्लीप एट नाइट, तो इंट्रोड्यूस करता है कि किस तरीके से हवा के जो झोंके होते हैं, हवाएं होती है, पूरे घंटे हमेशा हॉलिंग यानी शोर मचाती हैं। फ्लावर्स, लेकिन रात के समय क्या होती है, फ्लावर्स सो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और वो सोने का कार्य करते हैं, यानी स्लीपिंग फ्लावर बन जाते हैं। टॉन एंड मूड, टॉन यहाँ पर एंग्री है एंड मॉड्यूलेटेड विद साथी, क्योंकि यहाँ पे उसने एक व्यंग कसा है भौतिक वास्तविकता के ऊपर, किस तरीके से लोगों ने अपने सृजनात्मक जो विस्मयात्मक कार्य उनको करने की अपेक्षा उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी पावर केवल पैसे को कमाने में और खर्च करने में लगा दी है। मूड पोइट का सैड है, दुखी होता है वो इस चीज को देख करके। द पोएम पोर्ट्रेज डार्कनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, यहाँ पर कवि चित्रित करती है कि किस तरीके से अंधकार, लोग अपने स्पेशलिस्ट को नहीं पहचानते, अपनी रियल ब्यूटी को नहीं पहचानते प्रकृति की, एंड सेल्फ सेंटर, वो पूरी तरीके से आत्म केंद्रित
हो गए, वो केवल भौतिकवादी जीवन को जीने लगे हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज, इसमें अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया। लाइन 1 में द वर्ड इज टू मच विद अस, क्योंकि अपने आप में प्रोवर्ब है। यहाँ पर शब्दों को देखिए, आप वॉबल्स देखते हैं, ओ ओ कई बार इस्तेमाल किया गया है, डब्ल्यू डब्ल्यू भी कई लेटर कई बार इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से देखते हैं कि इसके अंदर यू भी, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। वी ले वेस्ट आर पावर्स, इसमें भी देखें डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू, एलिट्रेशन रिपीट हुआ बार बार। ई ई वर्ड भी रिपीट हुआ है, ओ ओ लेटर भी रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से जब लेटर्स हमारे रिपीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। लाइन 4 में वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, तो यहाँ पर देखिए ई ई ई, ये वर्ड भी यहाँ पर रिपीट हुआ, ए ये सॉरी ये लेटर्स रिपीट, तो जो लेटर्स रिपीट हुआ दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। बेयर्स हर पर्सन, तो देखिए बी यहाँ पर रिपीट हुआ है, ओ भी लेटर्स रिपीट हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन है आपकी द विंग्स दैट विल बी फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू को इस्तेमाल किया गया है, रिपीटेशन है यहाँ पे लेटर्स का। तो वी फाइंड द एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, यहाँ पे कंपैरिजन है कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जो जिंदगी के जो एहसास होते हैं, जो ध्यान है, किस तरीके से उन्होंने अपने ध्यान को चेंज कर दिया, यानी वो पूरी तरीके से मेंटलिस्टिक हो चुकी है। उन्होंने पूरा ध्यान जो है मेंटलिस्टिक पैसे को कमाने पर लगा दिया, बजाय प्रकृति की तरफ अपना ध्यान देने के। ऑक्सीमोरन सॉर्टेड गुण, सॉर्डेंट होता है मीनलेस, तुच्छ। तो एक तरीके से यहाँ पर पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया गया, कॉन्ट्रडिक्टरी शब्द हैं, दोनों ही विरोधियां पास करने वाले शब्द हैं। पर्सोनिफिकेशन, द पोइट पर्सोनिफाइज है, यहाँ पे उसने प्रकृति को भी पर्सोनिफाइज किया है, सी को समुद्र को किया, विंड्स हवाओं को किया, फ्लावर्स को किया, इन सभी चीजों को पर्सोनिफाइड यानी मानवीकरण माना गया है। लाइन द सी दैट वेयर्स हर बॉटम टू डाउन, किस तरीके से समुद्र ने चंद्रमा के सामने, अपने प्रेमी के सामने अपने हट को खोल दिया है। यहाँ पे सी को एक वुमन माना गया है और चंद्रमा को एक पर्सन माना गया है जो अपनी बेटी को देखता है। सिमली द winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers, यहाँ पे लाइट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे सिंपली फिगर ऑफ स्पीच है स्लीपिंग फ्लावर, जहाँ पर फ्लावर सोने का काम कर रहे हैं। सेंसुअसनेस, वी कैन सी हियर टेस्ट एंड स्मेल टच इन आवर इमेजिनेशन, सॉरी इन आवर इमेजिनेशन थ्रू द वर्ड्स ऑफ, हम कविता के शब्दों के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजों को इमेजिन करते हैं, जैसे देखने वाली कंडीशन होती है, हियर सुनने वाली कंडीशन, टेस्ट चखने वाली होती है, एंड स्मेल सूंघने वाली होती है, टच जहाँ टच किया जाता है। तो इस तरीके जब चीजों का एहसास हमें होता है, वो फीलिंग अगर कहीं आने लगती है, तो वहां पर सेंसोसनेस पाई जाती है। देखिए इन पॉइंट्स में देखिए, हैव साइट ऑफ टॉर्टियस राइजिंग फ्रॉम द सी, देखिए यहाँ पर शायद देखने की बात है, साइट माने दृश्य, तो यहाँ पे किसका सेंस ऑफ साइट की बात की है, तो यहाँ पर सेंस ऑफ साइट है, सेंसुअसनेस है। और हियर ओल्ड टाइटन, यहाँ पे भी सुनने की बात की गई, तो यहाँ पे सेंस ऑफ हियरिंग का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे वी कैन फाइंड द सेंसुअसनेस हियर। सोनेट, ये एक इटालियन सोनेट है, इटालियन सोनेट जो कि 14 लाइन का होता है। देयर आर वन ऑक्टेव, इसमें एक ऑक्टेव होता है, और वन सेस्टिक, एक सेस्टिक होता है। ऑक्टेव के अंदर दो क्वार्टिन्स होते हैं जो 4 लाइन के होते हैं, और सेस्टिक इज ऑफ 6 लाइन, सेस्टिक 6 लाइन का होता है। राइमिंग स्कीम है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा को हमने एक ऑक्टेव माना है, तो इसकी है ए बी बी ए बी, तो फर्स्ट 4 लाइंस ए बी बी ए, सेकंड स्टैंड की ए बी बी ए, जिसे क्वार्टेंस भी कह सकते हैं। थर्ड स्टैंडर्ड जिसको हमने सेस्टिक माना है, सी टी सी टी सी टी, पूरी अगर फुल कंप्लीट राइम स्कीम की बात करें तो ए बी बी ए सी टी सी टी सी टी, ये इटालियन सोनेट की, वर्ड्सवर्थ के सोनेट की राइम स्कीम है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें देखते हैं। वर्ड्सवर्थ अपीयर्स एज ए सोशल थिंकर, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ एक समाज के विचारक नजर आते हैं, एंड लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रेमी नजर आते हैं, जहाँ लोगों को मैसेज भी देते हैं कि हमें भौतिकवादी नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें प्रकृति की गोद में जाना चाहिए, प्रकृति की ब्यूटी को इंजॉय करना चाहिए। इट इज ए सेटा ऑन मेंटलिस्टिक पीपल एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक प्रकार का व्यंग है भौतिकवादी लोगों के प्रति और बढ़ती हुई औद्योगिकरण के प्रति। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ए प्रोवर्बियल स्टेट, एक प्रोवर्बियल स्टेटमेंट है, कथन है। इट शोज वर्ड्सवर्थ फेथ इन गॉड, कि वर्ड्स भगवान, सॉरी वर्ड्सवर्थ की
विश्वास को भगवान में प्रदर्शित करता है। द पोएम वाज पब्लिश इन 1810 और इस पोएम को 1807 में पब्लिश किया गया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि पोएम में बहुत सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिले। इमेजरी, सेंससनेस, टोन क्या है इसकी, कौन कौन सी थीम्स हैं, हमने समझी भी जानी। तो उम्मीद करती हूँ पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड थैंक यू वेरी मच, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।